आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूर्ण रूप से बन रहा है आत्मनिर्भर। घरेलू रक्षा उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कोलकाता में उनके घर पर जाकर सीआईडी ने थमाया नोटिस। विधानसभा हस्ताक्षर विवाद में दिया गया नोटिस। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर बढ़ा तनाव। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान, अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर शुरू होंगे हमले। भारत दौरे पर म्यांमार के राष्ट्रपति बोधगया में महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। शाम को दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और तकनीकी क्षमता को समर्पित ये वाटिका सीजी सिटी में विकसित की गई है। यहां स्थापित रिटायर्ड युद्धपोत आईएनएस गोमती पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। नौसेना शौर्य वाटिका में आने वाले पर्यटक भारतीय नौसेना के योगदान और पराक्रम को करीब से जान सकेंगे और देश की रक्षा में नौसेना की भूमिका को समझ पाएंगे। साथियों, लखनऊ में इस नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटित होना मैं समझता हूं केवल लखनऊ वासियों अथवा प्रदेश वासियों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए भी बहुत ही सम्मान और यह गौरव का क्षण है। साथियों, आने वाले समय में नौसेना शौर्य वाटिका लखनऊ के लिए एक प्रेरणा स्थल तो बनेगा ही, बल्कि एक टूरिस्ट हब के रूप में यह बनेगा और यह लखनऊ की पहचान बनेगा, यह मेरा पक्का विश्वास है। ये सारी चीजें मैं मानता हूं बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुका है। 2014 में हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन मात्र 46,000 करोड़ रुपया था। यानी हम लोग भारत में सिर्फ 46,000 करोड़ रुपए के हथियार और सब मिला जुलाकर 46,000 करोड़ रुपए के सारे साजो सामान बना पाते थे। लेकिन आज वही बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जून समाप्त होते होते आपको यह जानकारी मिलेगी, यह 1.5 लाख करोड़ ही नहीं है, बल्कि यह बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1,000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे, तभी दुनिया भी आपसी मैत्री करेगी। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे तो दुनिया भी
आपसे मैत्री करेगी। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना, कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता। भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है। पश्चिम बंगाल के आपराधिक जांच विभाग की एक टीम ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को उनके कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचकर अभिषेक बनर्जी को नोटिस सौंपा। सीआईडी अधिकारियों का यह दौरा कथित विधानसभा हस्ताक्षर जालसाजी मामले की जांच के सिलसिले में हुआ। सूत्रों के अनुसार विधानसभा से जुड़े दस्तावेजों में कथित हस्ताक्षर जालसाजी आरोपों को लेकर सीआईडी जांच कर रही है और इसी क्रम में यह कदम उठाया गया। वहीं नोटिस मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सीआईडी अधिकारियों को नोटिस व्यक्तिगत रूप से देना था, इसलिए वो उनके आवास पर इंतजार कर रहे थे। पश्चिम बंगाल सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। बीरभूम के मोहम्मद बाजार में बालू कारोबारी लगन शेख के घर सीबीआई की रेड पड़ी। इस दौरान घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। तृणमूल शासन के दौरान बालू चोरी एक उद्योग का रूप ले चुकी थी। बालू चोरी मामले में सीबीआई जांच के दौरान तृणमूल के कई प्रभावशाली नेताओं के नाम सामने आए हैं। मोहम्मद बाजार थाना सूत्रों के अनुसार लगन शेख के घर और कार्यालय से 49,75,000 रुपये नकद और लगभग 502 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने शमीम शेख नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल में लगातार तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। नदिया जिले की नवद्वीप नगर पालिका के चेयरमैन और टीएमसी नेता बीमान कृष्ण साहा के घर से सटे बरालहाट क्लब से सरकारी राहत सामग्री भारी मात्रा में बरामद हुई है। इस मामले में पुलिस ने टीएमसी नेता को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ जारी है। बरामद सामग्री में कंबल, तिरपाल और बड़ी संख्या में साड़ियां शामिल हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जरूरतमंदों तक पहुंचने वाली राहत सामग्री का वितरण करने के बजाय उसे जमा करके रखा गया था ताकि उससे आर्थिक लाभ कमाया जा सके। घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोगों ने अध्यक्ष के घर के बाहर प्रदर्शन किया और टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की। शुक्रवार देर रात जब पुलिस बीमान कृष्ण साहा को उनके घर से लेकर जा रही थी, तब लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने चोर चोर के नारे लगाए और उन पर जूते भी फेंके। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नए सिरे से सरकारी आवासों का आवंटन किया गया है। अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना सरकारी आवास खाली नहीं करने पर अड़ बना रखी है। मतलब उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली करने से फिलहाल इनकार किया हुआ है। उन्होंने सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड खाली करने के सरकारी आदेश को लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। राबड़ी देवी ने मीडिया से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि वो आवास खाली नहीं करेंगी। सरकार चाहे तो पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। दरअसल 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पास लंबे समय से है। नई सरकार ने यह बंगला बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ।
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। लोन मिलेगा या नहीं, ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। इसलिए आज ही पैसाबाजार.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें फ्री में, वो भी 4 क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग अपनी 5 दिवसीय भारत यात्रा के पहले दिन बोधगया के महाबोधि मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर अपने आधिकारिक दौरे की शुरुआत की। बोधगया एयरपोर्ट पर बिहार के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने उनका भव्य स्वागत किया। म्यांमार के राष्ट्रपति का पद संभालने के करीब 2 महीने बाद ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। आज गोवा स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा, गोवा के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, बल्कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और सतत विकास के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय प्रगति के लिए भी प्रसिद्ध है। नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ गोवा विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं गोवा के लोगों के निरंतर समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हूं। आज गोवा अपना स्थापना दिवस मना रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा, गोवा राज्य स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर गोवा के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। गोवा की जीवंत संस्कृति, समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के मिलनसार लोग पूरे विश्व में विख्यात हैं। ये दिवस उन सभी लोगों को कृतज्ञतापूर्वक याद करने का भी एक अवसर है, जिन्होंने गोवा की प्रगति और उसकी पहचान बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। गोवा निरंतर समृद्ध होता रहे और विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहे। मैं हर गोवा वासी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। देश में लोक शिकायत निवारण व्यवस्था को और अधिक सरल, स्मार्ट और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग यानी DARPG ने भाषिणी के सहयोग से समाधान दीदी नामक AI सक्षम वॉइस चैटबॉट विकसित किया है, जिसका शुभारंभ आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ये AI आधारित चैटबॉट नागरिकों को एक संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा देगा। नागरिक वॉइस या टेक्स्ट के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। चैटबॉट शिकायत की सामग्री का विश्लेषण कर उसकी उपयुक्त श्रेणी और उप श्रेणी स्वतः निर्धारित करेगा। इससे नागरिकों को संबंधित मंत्रालय, विभाग या शिकायत श्रेणी का चयन स्वयं ही करना पड़ेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये तकनीक और सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास जताया कि नया AI आधारित CP ग्राम्स चैटबॉट शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक सशक्त, तेज और जनहितकारी बनाएगा। आज ये जो चैटबॉट लॉन्च किया गया है, 22 भाषाओं के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं को भी इसमें शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, ताकि नागरिक को सुविधा रहे और विशेषकर वो नागरिक जो पढ़ने लिखने में शायद इतना सामर्थ्य ना रखते हों, या जो दिव्यांग हैं या जो बहुत बुजुर्ग हैं, उनको ईज ऑफ यूजिंग द ग्रीवेंस मैकेनिज्म रहे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा एक वाक्य में कि दिस चैटबॉट इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म या CP ग्राम। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज पणजी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया।
उपराष्ट्रपति ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गोवा विरासत और प्रगति, परंपरा और आधुनिकता तथा स्थानीय गौरव और वैश्विक दृष्टिकोण का संगम है। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा, नागरिक चेतना और सामाजिक समावेशिता के प्रति गोवा के लोगों की प्रतिबद्धता की सराहना की। The people of Goa have always demonstrated an admirable commitment to education, civic consciousness, and social inclusiveness. The warmth, friendliness, and the generations spirit of its people who welcome everyone with open hearts make Goa truly special. And I appreciate that spirit. उपराष्ट्रपति ने 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत के भविष्य के विकास में गोवा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि नीली अर्थव्यवस्था भारत की प्रगति के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक होगी और उन्होंने इस क्षेत्र में गोवा के अग्रणी के रूप में उभरने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षित आबादी, उद्यमशीलता की भावना, रणनीतिक तटरेखा और वैश्विक संपर्क के साथ गोवा देश के विकास और नवाचार के अगले चरण में योगदान देने के लिए विशिष्ट रूप से सक्षम है। As India moves forward on the path toward Viksit Bharat, a developed, self-reliant and inclusive nation by 2047, there is no Viksit Bharat if there is no Viksit Goa. We have to grow together. The state should progress. That means country is progressing. Every state should progress. That is Viksit Bharat for all of us. देश में पहली हाईटेक एविएशन मौसम निगरानी प्रणाली स्काई कास्ट सिस्टम स्थापित हो गया है। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसे लगाया गया है। इसका उद्देश्य विमानन मौसम निगरानी में सुधार करना और कोहरे से होने वाली बाधाओं को कम करना है। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर ऊपर तक हवा में बाउंड्री लेयर मापने की क्षमता इसकी है। कोहरे से होने वाली बाधाएं कम होंगी। टेक ऑफ और लैंडिंग भी अधिक सुरक्षित इसके माध्यम से होगी। स्काईकास्ट गंभीर मौसम स्थितियों के दौरान पायलट्स और विमानन ऑपरेटर्स को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करके विमानन सुरक्षा में बड़ा बदलाव लाएगा। इस प्रकार वो उतरने के लिए सबसे सुरक्षित समय का निर्णय ले सकते हैं। साथ ही इससे रूट डाइवर्जन, यात्रियों को देरी और फ्लाइट कैंसिलेशन में कमी आएगी। साथ ही बता दें कि अब तक विश्व स्तर पर केवल 18 ऐसे उन्नत सिस्टम स्थापित किए गए हैं और भारत 19वां सिस्टम स्थापित करने वाला देश बन गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि दूसरा ऐसा सिस्टम जेवर हवाई अड्डे पर भी स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद अन्य हवाई अड्डों पर भी इसे स्थापित करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नई दिल्ली में आयोजित एक विधिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की उपलब्धियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की विश्वसनीयता तथा भारतीय चुनाव प्रणाली द्वारा लगातार न्यायिक कसौटियों पर खरा उतरने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन के कारण भारत की चुनावी व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर व्यापक सम्मान और मान्यता प्राप्त हो रही है। You need to check your confidence because you're going to take on something which perhaps has never been done before. And yet doing it with an electorate which is the largest on earth and with a machinery which is in various languages across 36 states and union territories. So I was asking Mr. Naidu, are we well on the track? And you know what he said? To implement any law
to implement any law, any consequence, is of no consequence. And that's the line which took me through this entire journey from 25th of June when the Bihar SIR was ordered. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूस में राष्ट्रपति के सलाहकार और रूस के समुद्री बोर्ड के अध्यक्ष निकोलाई पत्रुशेव से मुलाकात की। उन्होंने नवंबर 2025 में पत्रुशेव की नई दिल्ली यात्रा के दौरान जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी उनकी स्थिति की समीक्षा की। इन प्रस्तावों में समुद्री संपर्क, जहाज निर्माण में सहयोग, रक्षा और ध्रुवीय जल क्षेत्रों में नाविकों के प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दे शामिल थे। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा किए। निवर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को राष्ट्रीय राजधानी में साउथ ब्लॉक के लॉन में एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी के तौर पर उनके कार्यकाल के समापन का प्रतीक था। उनके इस कार्यकाल को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 24 सितंबर 2025 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत उनकी सेवा 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दी गई थी। 1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल चौहान का सैन्य करियर 4 दशकों से भी ज्यादा लंबा और शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने कई अहम कमांड्स और स्टाफ पदों पर काम किया। अपनी बेहतरीन सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। सीडीएस के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुणे के खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की 150वीं पासिंग आउट परेड हुई। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्प्रिंग टर्म 2026 की परेड की सलामी ली। वो इस कार्यक्रम में रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर शामिल हुए। इस सेरेमनी के साथ 355 कैडेट्स सशस्त्र बलों में शामिल हो गए। इस दौरान कैडेट्स ने मार्च पास किया। जनरल द्विवेदी ने परेड में शामिल कैडेट्स की सराहना की और चीता स्क्वाड्रन को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई दी। पास आउट होने वाले 355 कैडेट्स में 12 मित्र देशों के 24 विदेशी कैडेट्स भी शामिल थे। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भले ही वो अलग अलग देशों से आए हों, लेकिन एनडीए ने सभी को समान मूल्यों और आदर्शों से जोड़ा है। वहीं सेना प्रमुख ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ध्यान तीनों सेनाओं के बीच और बेहतर तालमेल बनाने पर है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौतों को लेकर तनाव फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। युद्ध विराम और हॉर्मोज को लेकर जहां एक और बातचीत और संभावित समझौते की चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सिंगापुर में ईरान को एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है। शंग्रीला डायलॉग के दौरान पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास हमले के लिए पर्याप्त संसाधन और क्षमता मौजूद है, जबकि ईरान के पास पर्याप्त संसाधन खत्म हो चुके हैं। WHO ने एक बड़ा ऐलान किया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में घातक प्रकोप शुरू होने के बाद से इबोला के पहले रोगी के ठीक होने की घोषणा WHO ने की है। जिनेवा में WHO की तकनीकी अधिकारी अनाइस लिगैन ने वायरल हेमोरेजिक बुखार से और अधिक लोगों के ठीक होने की उम्मीद जताई है। वहीं WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अधिक समर्थन की अपील की ताकि फैल रही बंडीबुग्यो स्ट्रेन के इबोला प्रकोप को नियंत्रित किया जा सके। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और उसके पड़ोसी देशों में स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस दुर्लभ स्ट्रेन के
फैलाव को रोकने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। इस स्ट्रेन के लिए फिलहाल कोई वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।